मंदार एक नई शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। उधर उस गुफा में हजारों कोस दूर धर्म और उसकी टीम अभी भी उसी गोदाम में थे। अरविंद ने उस कठपुतली और कालवेद के पन्ने दोनों को संदूक में डाल दिया था। विहान को कालवेद के पन्नों को न देख पाने का अफसोस था। वो बुदबुदाया, मुझे उन पन्नों को करीब से देखना है। अब कैसे पता चलेगा कि विकास और नैना क्यों मारे गए थे, या फिर मैं क्यों मारा गया? धर्म ने उसकी निराशा को महसूस कर लिया था। सब रखो विहान, अभी के लिए इसे कांतार गेट के पीछे बंद करना जरूरी है, जहां से ये बाहरी लोगों से भी सुरक्षित रहेगा और हम भी इससे सुरक्षित रहेंगे। विहान ने थोड़ा झुंझलाते हुए सोचा, एक तरफ धर्म चाहते हैं कि मैं कालवेद तक पहुंचूं, दूसरी तरफ इसके पन्ने तक नहीं देखने दे रहे। विहान ने गहरी सांस ली और जनार्दन की लाश की तरफ देखा। खून और अंग भंग चारों तरफ फैले थे। फिर उसने खुद को तसल्ली दी, शायद वो सही है, शायद अभी दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। धर्म ने विहान के कंधे पर हाथ रखा, सच्ची हमदर्दी के साथ धीरे से कहा, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी असली मंजिल क्या है, तुम्हें वहां फोकस करना है। धर्म ने मुकुंद की तरफ देखा और कहा, अब हमें इस कठपुतली को लेकर चलना है, तुम बाहर जाकर देखो रास्ता खाली है ना। मुकुंद तेजी से बाहर निकला और सड़क खाली करवाने लग गया। धर्म ने गहरी सांस ली और बाकी टीम की तरफ देखा। तो फिर क्या सोच रहे हो, ये लाश खुद से तो चेक नहीं होगी? विहान चौंक गया, लाश को चेक करना है? हमें इसमें देखने को मिलेगा भी क्या? जनार्दन का शरीर तो चारों तरफ बिखरा हुआ है, मतलब हम ढूंढ क्या रहे हैं? धर्म पहले ही उसके चीथड़े देख रहा था। जनार्दन ने कालवेद के पन्नों की ताकत को ऐसे सोखने की कोशिश की जैसे कोई सीक्वेंस की औषधि पीता है। विहान की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन कोई पन्ने कैसे पी सकता है? इतनी पढ़ाई के बाद भी विहान ने कभी नहीं पढ़ा था कि ताकत इस तरह भी मिल सकती है। धर्म ने गंभीरता के साथ कहा, वो एक हाई लेवल साधना से किया गया है। विहान हैरान था। तभी धर्म ने आगे कहा, जनार्दन को बहुत देर तक ध्यान में रहना था, लेकिन हमने उस साधना के पूरा होने से पहले ही उसे जल्दी जगा दिया और वो अपना कंट्रोल खो बैठा, बन गया एक राक्षस। लीला ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, सच कहूं तो सुबह की चाय से पहले मैं वैसी ही होती हूं। अरविंद ने फिर से एक पान मुंह में रखते हुए कहा, और मैं पान न मिलने की हालत में। विहान हंसा, लेकिन धर्म गंभीर था। धर्म को गंभीर देखकर बाकी सब भी चुप हो गए। धर्म ने आगे कहा, जनार्दन के शरीर के वैसे टुकड़े जिस पर कालवेद के पन्नों का प्रभाव होगा, वो भी औषधियों के काम आ सकते हैं। विहान को उल्टी सी आने लगी। वो दुआ कर रहा था कि उसके आगे के सीक्वेंस में कोई ऐसी औषधि ना हो। सब लोग अलग अलग दिशा में बिखर गए और जनार्दन के काम आने लायक टुकड़े ढूंढने लगे। विहान ने अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। उसने पूरे गोदाम को स्कैन किया कि कहीं कुछ दिखे। अचानक विहान की नजर एक चमकते क्रिकेट की गेंद जितने बड़े गोले पर पड़ी, जो गोदाम के एक कोने में पड़ा था। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही धर्म वहां पहुंच गया था और घुटनों के बल बैठकर देखने लगा। विहान भी वहां पहुंचा। वो एक ग्रे व्हाइट कलेजे का टुकड़ा था जिससे नीली बिजली जैसी रोशनी निकल रही थी। धर्म ने दस्ताने पहने हाथों से टुकड़ा उठाया। जैसे ही जनार्दन का मांस चमड़े के दस्ताने से टच हुआ, वो एक गाढ़े लिक्विड में बदल गया, जैसे गर्म तवे पर बर्फ का गोला। धर्म ने उसे दोनों हाथों से थामे रखा ताकि कुछ गिर न जाए। उसने अरविंद की तरफ देखते हुए कहा, अपने पान की डिब्बी निकालो। अरविंद ने मुंह बनाते हुए अपनी डिब्बी निकालकर खोली। उसमें अभी भी 3 पान लगे थे। धर्म ने डिब्बी की तरफ देखकर कहा, खाली करो इसे। क्या? अरविंद चौंका। धर्म ने घूरते हुए अरविंद को देखा। अरविंद ने वो तीनों पान निकालकर एक साथ मुंह में रख लिए और डिब्बी धर्म की तरफ बढ़ा दी। विहान और लीला हंस पड़े। धर्म ने उस गाढ़े लिक्विड को सावधानी से डिब्बी में डाला और फिर पसीने से भीगा अपना माथा पोंछते हुए कहा, अब चलो वापस गाड़ी की तरफ। अरविंद ने जाते हुए कठपुतली वाला संदूक उठा लिया। उसके साथ बब्बन और लीला भी चल पड़े। विहान खड़ा रहा। उसने अपने नए कपड़े को देखा और उसका चेहरा उतर गया। पूरे कपड़े बर्बाद हो गए थे। उसकी पैंट पर धूल और खून के छींटे थे और शर्ट में 4-5 छेद थे। तभी धर्म ने पीछे से उसकी पीठ थपथपाई। टेंशन मत लो, मिशन में जो भी नुकसान हो डिपार्टमेंट उसका खर्च उठाता है।
विहान का उतरा चेहरा खिल गया। धर्म विहान के साथ बाहर आ गया। बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ इंतजार कर रहे थे। विहान गाड़ी में चढ़ने ही वाला था कि धर्म ने उसका कंधा पकड़ लिया। विहान, रुको। विहान ने हड़बड़ाकर धर्म की तरफ देखा और पूछा, जी कैप्टन। धर्म ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज तुमने जबरदस्त काम किया। एक सीक्वेंस 7 के अनंतयामी को मारना, वो भी इतना ताकतवर, आसान नहीं था। मुझे नहीं लगता अब और इंतजार करने की जरूरत है। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। धर्म क्या कहने वाला था? धर्म ने अपना गला साफ करते हुए कहा, कल मैं हेडक्वार्टर में बात करूंगा। अगर वो मान गए तो तुम आधिकारिक रूप से हमारे संगठन के सदस्य बन सकते हो। विहान चौंक सा गया। बग्गी जागते रोज सिक्योरिटी कंपनी के रास्ते पर दौड़ रही थी। विहान बग्गी में बैठा था। वो अपने प्रमोशन को लेकर उत्साहित तो था, लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि प्रमोशन होते ही जिम्मेदारियों के साथ खतरा भी बढ़ने वाला था। विहान ने सोचा, आधिकारिक सदस्य बनने से मैं और भी शक्तियों को जल्द से जल्द हासिल कर सकता हूँ। आगे के सीक्वेंसेस को समझना भी आसान होगा और फिर कालवेद की किताब तक पहुंचना भी। विहान एक हल्की घबराहट के साथ जैसे 7वें आसमान पर था, लेकिन धर्म उसे जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था, उसे जिम्मेदारियों के बारे में बताकर। याद रखना, अब तुम्हें हफ्ते में एक बार रात भर कांतार गेट की रखवाली भी करनी होगी और तुम टीम की इजाजत के बिना बनारस शहर नहीं छोड़ सकते। विहान एक्साइटेड था। धर्म ने आगे कहा, अब इसके थोड़े फायदे भी बताता हूँ। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में सहयोगी जासूस का दर्जा भी मिलेगा, जो कई बार बहुत काम आएगा, और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ेगी। अब तुम्हें हफ्ते के 10 के बदले 15 रुपए मिलेंगे। विहान मुस्कुरा पड़ा। उसे 2025 में महीने के 15,000 मिलते थे, लेकिन 1925 के हफ्ते के 15 रुपए की कीमत 2025 के 15,000 से कहीं ज्यादा थी। विहान बार बार अपनी कोहनी मोड़ रहा था ताकि कठपुतली के जादू से बच सके, लेकिन वो ऐसा कर जैसे जीत की खुशी मना रहा हो। ये पैसे उसकी जिंदगी के साथ साथ मेघा और महेश की भी जिंदगी बदल सकते थे। धर्म ने एक चेतावनी भरे लहजे में कहा, सबसे जरूरी बात मत भूलना, तुम्हें अब भी अपना काम अपने परिवार से छुपा कर रखना है। विहान ने हाँ में सिर हिलाया। वो पहले से ही अपना काम और अपनी जिंदगी महेश और मेघा से छुपा रहा था, लेकिन अब दांव और बड़े हो गए थे। बग्गी जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी पहुंच चुकी थी। विहान थका हुआ नीचे उतरा। धर्म ने ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए विहान से कहा, बीनू काका को लाइब्रेरी से छुट्टी दो। हमें उनके जादू की जरूरत है ताकि जो घायल हुए हैं वो ठीक हो सके। विहान ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। बीनू काका ने भी अभी अपनी कॉफी बनाई ही थी। तभी विहान अंदर आया और जल्दी में बीनू काका से टकरा गया। बीनू काका के हाथ से कॉफी कप नीचे गिरकर टूट गया, लेकिन बीनू काका ने उसे डांटने के बजाय पूछा, तुमने एक सीक्वेंस 7 के अनंतयामी को मार डाला? विहान ने हैरानी नहीं जताई कि बीनू काका को कैसे पता, बस मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वो राक्षसों का शिकार करने वाली गोली से मरा, लेकिन गोली तो मैंने चलाई थी। बीनू काका थोड़े हैरान से थे। तो अब तुम असली तरीके से हमारे संगठन के सदस्य बनने वाले हो। कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये दिन देखूंगा। विहान अपनी उपलब्धि पर खुश था। उसे अचानक धर्म का संदेश याद आया। वो कैप्टन आपको सबके घाव ठीक करने के लिए बुला रहे थे। बीनू काका ने कुछ तेल की शीशियां और जादू के सामान इकट्ठा किए, उन्हें एक चमड़े के बैग में भरा, फिर विहान की तरफ देखा और जमीन पर गिरी कॉफी की ओर दिखाते हुए कहा, जब तक मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, तुमने ये जो गड़बड़ मचाई इसे साफ कर देना। विहान ने सिर हिलाया। बीनू काका कमरे से निकल गए। कमरा खाली होते ही विहान के दिमाग में दिन भर की सारी बातें घूमने लगी। वो धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगा। विहान ने कांच डस्टबिन में डाला और वो आवाज उसके दिमाग में गोलियों की तरह गूंजी। उस गोदाम में घटे मंजर की यादें बार बार उसके सामने आने लगी। बंदूक की चमक, सिर के हिस्से, उड़ते हुए लोथड़े, और वो पागल जो पल में जमीन पर गिर गया था, मरा हुआ। खून जो फर्श पर बह रहा था वो अब कॉफी जैसा लग रहा था, जिसे विहान साफ कर रहा था। उसने घिन से गंदा सा कपड़ा झटक कर फेंक दिया और खुद को झटका दिया उस दर्दनाक याद से बाहर आने के लिए।
उसने मन ही मन सोचा, मुझे अच्छा महसूस करना चाहिए, लेकिन मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? लेकिन जितना भी वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर कहीं कुछ अधूरा लग रहा था। उसे पता था अभी काम पूरा नहीं हुआ है और जब ये खत्म होगा तब तक उसके हाथों पर और खून चढ़ चुका होगा। कुछ घंटों बाद बीनू काका वापस आए। उन्होंने थैला मेज पर पटका और थक कर कुर्सी में धंस गए। उनकी थकावट देख विहान ने पूछा, बीनू काका, आप तो बिल्कुल थके लग रहे हो, क्यों ना आज की बाकी शिफ्ट मैं संभाल लूं? बीनू काका ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे यहां सुकून से रहने दो, तुम जाओ, अपने हीरो बनने का मजा लो। विहान हंसा, लेकिन अंदर से वो ज्यादा हीरो जैसा महसूस नहीं कर रहा था। जब वो बाहर निकलकर गलियारे की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो हल्का खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, हैरान रह गया। ये भैरव का कमरा था। भैरव वही अनंतयामी था जो लाशों और आत्माओं से भी जानकारी निकाल सकता था। भैरव एक लाश पर काम कर रहा था। विहान ने धीरे से किनारे से झांका। वो भैरव को परेशान नहीं करना चाहता था। वो वहां से निकल ही रहा था, लेकिन तभी भैरव ने बिना सामने देखे कहा, आ जाओ विहान, मुझे पता है तुम यहीं हो। विहान वापस भैरव की तरफ मुड़ा। सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। भैरव उस लाश के पास एक कागज पर कुछ ड्रॉ कर रहा था। उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये अब तुम्हारा भी काम है। भैरव ने लाश की तरफ इशारा किया। विहान की सांसें थम गई। ये वही आदमी था जिसे उसने मारा था। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। भैरव ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? विहान ने सोचा, क्या मैं वाकई ठीक हूं? थोड़ा अजीब लग रहा है। पता है वो मरा हुआ है, लेकिन उसके पास खड़ा होने में भी डर लग रहा है। वैसे जिंदा रहता तो और भी डरावना था। भैरव ने हल्की स्माइल के साथ कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारा पहला है ना? विहान ने अपनी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए भैरव से पूछा, कुछ नया पता चला? भैरव ने एक कागज दिखाते हुए कहा, नहीं, बस इसका चेहरा स्केच कर रहा था, बिना जख्मों के। भैरव ने स्केच दिखाया। बिना मेकअप और गोलियों के छेदों के वो आदमी लगभग आम इंसान जैसा ही लग रहा था। विहान को याद आया जब वो पहली बार 1925 के बनारस में पहुंचा था, तब उसके अपने सिर में भी छेद था, लेकिन वो जिंदा था। भैरव ने स्केच को एक बार और देखा और कहा, तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुको, मैं कैप्टन को ये स्केच देकर आता हूं। लॉक करने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। विहान झिझका। असल में वो अकेले नहीं रुकना चाहता था। भैरव उसकी झिझक समझ गया। बस 1 मिनट की बात है, फटाक से गया फटाक से आया। विहान ने भैरव की बात मान ली। भैरव स्केच लेकर कमरे से बाहर निकल गया। विहान कमरे में इधर उधर टहलता रहा। फिर उसकी नजर लाश पर पड़ी और फिर उसकी बांह पर बने किसी निशान पर। ये क्या है? कोई टैटू है क्या? वो नजदीक गया, बेहतर से देखने की कोशिश करने लगा। जैसे ही विहान की कांपती उंगली लाश की बांह से छुई, उसे हल्की चलती सांसों की आवाज सुनाई दी। विहान ने हैरानी से उस आवाज की तरफ नजरें घुमाई। वो सांसों की आवाज उस लाश से आ रही थी। विहान कुछ समझ पाता इससे पहले उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। विहान डर कर 2 कदम पीछे हट गया। पीछे हटने की कोशिश में वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। तभी वो लाश अचानक से उठ बैठी। विहान की घिघी बंद गई, क्योंकि इससे पहले विहान ने उसका सामना तब किया था जब पूरी टीम उसके साथ थी। लेकिन अभी विहान उस कमरे में अकेला था, डरा हुआ, सहमा हुआ। क्या विहान अकेले सामना कर पाएगा इस जिंदा लाश का? क्या इस लाश का कोई संबंध है कालवेद से? क्या मंदार कालवेद को पाने का सपना पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।